हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएन द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन का? पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। क्या है थीम? पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये इस बार का थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन का। तो आप देखिएगा 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च कर दिया है। ये हमारे स्पोर्ट एंड यूथ मिनिस्टर हैं। आप देख सकते हैं नया लोगो साई का, ये हैं किरण रिजिजू। इन्होंने साई का ये नया लोगो लॉन्च कर दिया है। साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आप सभी को पता ही होगा। 1982 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है साई के? तो संदीप प्रधान इसके डायरेक्टर जनरल हैं। जो ये साई का नया लोगो लॉन्च किया गया है ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। हॉकी का स्टेडियम है, आप सभी को पता है, दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट, इस इवेंट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट, इस इवेंट को लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री। इन 3 मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट को इवेंट को लॉन्च कर दिया है। नई दिल्ली में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है CSIR द्वारा। CSIR ने उन्नत भारत अभियान, विभा और निस्टैट्स NISTADS इसके साथ मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए जो CSIR का निस्टैट्स है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, इसका 40वां स्थापना दिवस था। इसी दौरान CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया गया जो रूरल डेवलपमेंट में काम आ सके। क्योंकि CSIR ने ऑर्गेनाइज किया है इसको नई दिल्ली में, तो बात करते हैं CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी CSIR की। रिसेंटली इसने अपना 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर सी मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशिम आम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन इनिशिएटिव को कितने वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है? तो आशिम इनिशिएटिव को 4 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है। आप यहाँ देखिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं श्री थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा इस अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन यानी आसिम इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया गया है। आसिम इनिशिएटिव में क्या होगा? अगले 4 वर्षों में यानी 2024 तक 1000 SC कम्युनिटी के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो यूथ होंगे उनको सीड फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये 4 वर्षों के लिए टोटल बजट कितना सैंक्शन किया गया है आसिम इनिशिएटिव के लिए? तो 19,320 लाख रुपीज, 19,320 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है आसिम इनिशिएटिव के तहत। प्रत्येक SC कम्युनिटी का जो यूथ होगा उसको मैक्सिमम 30 लाख का लोन दिया जाएगा और 3 वर्ष में उसको रीपे करना होगा। तो ये था हमारा आशिम इनिशिएटिव, SC कम्युनिटी के लिए यूथ के लिए लॉन्च किया गया है। 1000 यूथ को अगले 4 वर्षों में सीड फंडिंग या इक्विटी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप देखिएगा ये जो आशिम इनिशिएटिव है इसको VCFSC प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है यानी वेंचर कैपिटल फंड शेड्यूल कास्ट, इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। VCFSC को 2016 में लॉन्च किया गया था SC कम्युनिटी में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। टोटल 500 करोड़ का ये VCFSC फंड था आपका, 500 करोड़ का, और अभी तक 117 से लेकर 118 प्रोजेक्ट के लिए 441.14 करोड़ की फंडिंग ये दे चुका है। तो आप देखिएगा आसिम इनिशिएटिव को VCFSC के अंतर्गत लॉन्च किया गया है श्री थावर चंद गहलोत द्वारा। अगले 4 वर्षों में यानी 2024 तक 1000 SC कम्युनिटीज के लोगों को फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट पर जो बैन है उसको कितने समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट पर जो बैन है उसको 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने अनाउंस किया है कि अगले 31 अक्टूबर तक कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है ट्रैवल नहीं करेगी एक्सेप्ट केन्या एंड नेपाल, यानी केन्या और नेपाल को छोड़कर बाकी किसी भी कंट्री के लिए कोई भी इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट ट्रैवल नहीं करेगी। लेकिन इसमें कार्गो फ्लाइट शामिल नहीं है, यानी कार्गो फ्लाइट्स पर कोई बैन नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि DGCA ने अनाउंस किया है तो बात कर लेते हैं DGCA की। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, देखिए एयरक्राफ्ट एक्ट जो 2020 में पास हुआ था उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है ये। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है इसके DGCA के, तो अरुण कुमार सिंह। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है इस समय, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस NGO ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपने सारे ऑपरेशंस को स्टॉप कर रहा है? तो रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपने सारे ऑपरेशन को स्टॉप कर रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो 2010 में पास हुआ था उसके तहत फ्रॉड फंडिंग को देखते हुए, जो फ्रॉड फॉरेन फंडिंग्स होती हैं उनको देखते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए थे। उसके बाद इसका काम करना मुश्किल हो गया इंडिया में, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अनाउंस किया है कि वो अब इंडिया में सारे ऑपरेशन बंद कर रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने फ्रॉड फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है, फॉरेन फंडिंग होती है, उस पर बैन करने के लिए या उसकी निगरानी करने के लिए एक विच हंटिंग WITCH विच हंट नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उसी विच हंट ऑपरेशन के तहत ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में पास हुआ था, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर इसके तहत ही कार्रवाई हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। सेक्रेटरी जनरल कौन है इस समय, क्यूमी नायडू इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IB ई-नोट्स ग्रीन टेक फैसिलिटी और इंडगुरु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IB ई-नोट्स ग्रीन टेक फैसिलिटी साथ ही साथ इंडगुरु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक द्वारा। रिसेंटली इंडियन बैंक ने IB ई-नोट्स ग्रीन टेक फैसिलिटी लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, सारा काम ऑफिस का डिजिटल ही किया जाएगा, यानी पेपर वर्क कम किया जाएगा ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके। उसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंडगुरु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इंडगुरु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत इंडियन बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। जो आपका IB ई-नोट्स है, इसको जितने भी इंडियन बैंक के शेयर पॉइंट्स हैं, उन सभी को IB ई-नोट्स फैसिलिटी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एडिट किया गया है, यानी कस्टमाइज किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट IB ई-नोट्स फैसिलिटी के लिए इंडियन बैंक की हेल्प कर रहा है, आप देखिएगा। तो IB ई-नोट्स और इंडगुरु दोनों इंडियन बैंक ने लॉन्च किए हैं। रिसेंटली इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया था। इंडियन बैंक की बात करें तो 1907 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है और रिसेंटली इसके MD एंड CEO कौन बने हैं? पद्मजा चुंदुरु इसके MD एंड CEO बने हैं। यह क्वेश्चन है, ऑपरेशन माई सहेली। देखिए, वुमेन सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन माई सहेली को इंडिया के किस रेलवे जोन ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है वुमेन सिक्योरिटी के लिए। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में यानी पायलट बेसिस पर 3 रेलगाड़ियों में ये ऑपरेशन माई सहेली प्रोजेक्ट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। आप याद रखिएगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा। साउथ ईस्टर्न रेलवे कहाँ है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, यानी वेस्ट बंगाल में। इसके तहत वुमेन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी उनकी जर्नी के दौरान। इसके लिए जितनी भी फंडिंग होगी, यानी ऑपरेशन माई सहेली के लिए जितनी भी फंडिंग होगी, उसकी फंडिंग निर्भया फंड से की जाएगी, आप याद रखिएगा। देखिए, बात करें अगर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की, तो ये इंडिया के 18 रेलवे जोन में से एक है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, आप देखिएगा। इंडियन रेलवे की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने कहा है कि 2023 तक जितनी भी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के लिए इंडियन रेलवे द्वारा 40 क्लोन ट्रेन्स रन की जा रही हैं, यानी 20 पेयर्स क्लोन ट्रेन्स। इंडिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी 34 किलोमीटर के लिए। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन है? जॉन मैथाई फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे। और वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SS देसवाल जो कि ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं, उनको किसका एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो रिसेंटली SS देसवाल को NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अभी तक ये ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं।
देखिए SS देशवाल, इनको कई सारे जो फोर्सेस थे जैसे BSF का था, CRPF का था, इससे पहले इनको उसका भी एडिशनल चार्ज मिल चुका है। अब NSG का एडिशनल चार्ज मिला है। हालांकि ये डायरेक्टर जनरल है ITBP के, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आप याद रखिएगा। बात करते हैं NSG की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो ये देखिए, ये है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का लोगो। स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इनकी स्थापना की गई थी। इसका मोटो आप देखिएगा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये है NSG का मोटो। और अब इसके डायरेक्टर जनरल जो बने हैं इस समय वो है SS देशवाल। यह क्वेश्चन है, हुडली इंडिया का एकमात्र विलेज है जो गांधीयन वे में अपनी लाइफ जीता है। आपको पता है हुडली विलेज कहाँ स्थित है? तो हुडली विलेज स्थित है कर्नाटक में। आप सभी को याद होगा, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहीं पर है ये हुडली विलेज। देखिए बेलगाम में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 से लेकर 1937 के दौरान महात्मा गांधी हुडली विलेज में काफ़ी समय तक रहे और यहाँ पर चरखा और खादी को भी इंट्रोड्यूस किया। तो हुडली विलेज इंडिया का एकमात्र विलेज है जो सत्य अहिंसा के आधार पर यानी गांधीयन वे में आज भी अपनी लाइफ जीता है। क्योंकि ये कर्नाटक में है तो कर्नाटक की बात कर लेते हैं। ये है मैप में कर्नाटक। इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित हो रहा है, आप याद रखिएगा। उसके अलावा नाबार्ड ने सैनिटरी लिटरेसी कैंपेन भी कर्नाटक से ही लॉन्च किया है, यानी स्वच्छता साक्षरता अभियान नाबार्ड ने कर्नाटक से लॉन्च किया है। सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। यह क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं डॉक्टर GS आमूर, ये देखिए, ये हैं डॉक्टर GS आमूर, रिसेंटली इनका निधन हो गया। जाने माने राइटर थे यानी ऑथर थे। देखिए कर्नाटक से बिलोंग करते थे, कन्नड़ लिटरेचर और इंग्लिश में राइटिंग किया करते थे। 1996 में डॉक्टर GS आमूर को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। दूसरे कौन है? चंद्रशेखरन शिवशंकरन। ये देखिए, ये हैं चंद्रशेखरन शिवशंकरन। इनको जो है चंदा मामा शंकर भी कहा जाता था, क्योंकि एक चंदा मामा मैगजीन आती थी, उसमें विक्रम बेताल का फेमस कार्टून इन्होंने ही पेंट किया था। तो ये चंद्रशेखरन शिवशंकरन एक पेंटर थे, आप याद रखिएगा। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो रिटर्न्ड माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न्ड माइग्रेंट वर्कर किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली नागालैंड ने लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न्ड माइग्रेंट वर्कर्स लॉन्च किया है। क्या है? देखिए कोविड-19 के दौरान नागालैंड के कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स वापस नागालैंड आ गए हैं, तो इनको जॉब देने के लिए ये लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम नागालैंड ने लॉन्च किया है, आप देखिएगा। इसके तहत 100 माइग्रेंट वर्कर्स जो रिटर्नीज हैं इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है उसके साथ मिलकर, ताकि इनको जॉब मिल सके। नागालैंड की बात करें तो ये मैप में छोटा सा स्टेट है नागालैंड, कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड का हॉर्निबल फेस्टिवल बहुत फेमस है, आप देखिएगा हॉर्निबल फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि हॉर्निबल फेस्टिवल नागालैंड का है। सीएम कौन है नागालैंड के? नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है? RN रवि। यह क्वेश्चन है, वेदांतु जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो आप लोग अनअकैडमी को जानते होंगे, बाइजूस को भी जानते होंगे, लेकिन अब आप वेदांतु को भी जान लीजिए। ये सेम वैसा ही ऑनलाइन ट्यूटरिंग यानी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। रिसेंटली इसने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वेदांतु, आमिर खान अब इसके ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। आमिर खान कुछ दिन पहले सीएट टायर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, आप याद रखिएगा। बात करते हैं वेदांतु की, तो ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, 2011 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर एंड CEO कौन है इसके? वामशी कृष्णा इसके फाउंडर एंड CEO हैं। देखिए इसके अलावा जो दिशा पठानी है, ये आपके जो मिंत्रा है उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट सीरीज का भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अमिताभ बच्चन को RBI ने अपने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर डी क्रो किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो अलेक्जेंडर डी क्रो बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हैं अलेक्जेंडर डी क्रो, ये अब बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इन्होंने सोफी विल्म्स को रिप्लेस कर दिया है। रिसेंटली बेल्जियम में चुनाव हुए थे, वहाँ पे 7 पार्टी कॉलिशन की गवर्नमेंट बनी है, यानी 7 पार्टियों की गठबंधन वाली सरकार बनी है, जिसके नए प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं अलेक्जेंडर डी क्रो। बात करते हैं बेल्जियम की, तो ये मैप में देखिए बेल्जियम, कैपिटल क्या है इसकी? ब्रसेल्स, करेंसी क्या है? यूरो। और अब इसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? अलेक्जेंडर डी क्रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडे पर किस कंट्री के साथ SOI साइन किया गया है? तो रिसेंटली नीति आयोग ने नीदरलैंड के साथ SOI यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर साइन किया है। पर्पस क्या है? डीकार्बोनाइजिंग एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडे पर फोकस करना। आप सभी को पता है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने के लिए फेम स्कीम लॉन्च की गई थी, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो वो फेम स्कीम जो है वो डीकार्बोनाइजिंग एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा से रिलेटेड है, जो कि नीति आयोग का एक एजेंडा है। अब इस एजेंडे के लिए नीति आयोग ने नीदरलैंड के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर साइन किया है, आप याद रखिएगा। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा और उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। तो नीदरलैंड के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, तो आप नीदरलैंड को देखिए, ये है मैप में नीदरलैंड। इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी क्या है? यूरो, और प्राइम मिनिस्टर कौन है नीदरलैंड के? मार्क रटे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये जो द हेग है, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICGS कनकलता बरुआ जो कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, इसको GRSE लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। आप बताना GRSE लिमिटेड किस सिटी में स्थित है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, ये स्थित है कोलकाता में। रिसेंटली GRSE लिमिटेड ने ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ को डेवलप किया है और इसको रिसेंटली कमीशन कर दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड कोलकाता में। देखिए, जो कनकलता बरुआ हैं, ये इंडिया की जानी मानी फ्रीडम फाइटर थी, असम से बिलोंग करती थी। मात्र 17 वर्ष की उम्र में इनको गोली मार दी थी अंग्रेजों ने। तो इन्हीं के नाम पर ये ICGS कनकलता बरुआ बनाया गया है, जो कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। टोटल 5 यानी 5 फास्ट पेट्रोल वेसल बनाने थे। ये उस सीरीज का आखिरी है, ICGS कनकलता बरुआ। इसको GRSE लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो कि कोलकाता में स्थित है, आप याद रखिएगा। इस समय GRSE लिमिटेड के CMD कौन है? विपिन कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 2025 में वीनस मिशन लॉन्च करने के लिए किस कंट्री के स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली इसरो ने CNES, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म आप यहाँ से देख लीजिए, फ्रेंच लैंग्वेज में फुल फॉर्म है इसका। रिसेंटली इसरो ने अपने वीनस मिशन के लिए CNES के साथ पार्टनरशिप की है। इसरो 2025 में अपना शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन लॉन्च करेगा CNES के साथ मिलकर। मैं आपको बता दूं, 2018 में इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था स्पेस कोऑपरेशन पर, उसी के तहत ये वीनस मिशन लॉन्च किया जा रहा है 2025 में। रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था कि वीनस पर यानी शुक्र ग्रह पर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर फॉस्फीन गैस पाई गई है, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गन से यानी लिविंग बॉडी से ही निकलती है। तो इसीलिए इसरो ने डिसाइड किया है कि 2025 में वो अपना वीनस मिशन लॉन्च करेगा फ्रांस के साथ मिलकर यानी CNES के साथ मिलकर। बात करें इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को किस कंट्री के साथ मिलकर डेवलप किया है? तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक नहीं है, आप देखिएगा। ब्रह्मोस को इंडिया ने डेवलप किया है रशिया के साथ मिलकर। इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और रशिया की जो मॉस्कोवा रिवर है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो होती है जिनकी स्पीड 5 मैक से कम होती है। कितना? 5 मैक से कम होती है। और 1 मैक इक्वल टू कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड यानी 332 मीटर पर सेकेंड। तो इस जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी स्पीड है लगभग 2.7 मैक। तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको इंडिया और रशिया ने साथ में मिलकर डेवलप किया था। खास बात क्या है, ये 2 स्टेज सॉलिड सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है, आप देखिएगा। मैक्सिमम 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया जाएगा। रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। जो बालासोर टेस्ट रेंज है उड़ीसा में, वहाँ से ही सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। उसके पहले आपको बताया था मैंने, अभ्यास हीट मिसाइल का भी बालासोर टेस्ट रेंज से ही सक्सेसफुली परीक्षण किया गया था। तो आप दोनों याद रखिएगा, ब्रह्मोस और अभ्यास। ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।